अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज की सबसे बड़ी खबर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और उसका नतीजा। फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। 15 माह तक ये कार्रवाई जारी रही। 4 इल्ज़ामात आयद किए गए, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि 14 बरस तक कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। इसमें इल्ज़ाम क्या था? सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने की सज़ा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की सज़ा, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल की सज़ा, कई अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने की सज़ा। ये बेसिक फ्रेम है जिसके तहत ये 15 माह कार्रवाई चली। कई एक लोगों की गवाहियाँ भी वहाँ पेश की गई और उसके बाद ये फैसला आज आपके सामने आया है। इसमें लिखा गया, जो प्रेस रिलीज जारी की गई, कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया और 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। इस कैद का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा। इससे पहले ट्रायल के दौरान जो वक्त था वो सज़ा में नहीं गिना जाएगा। अपील का हक उन्हें लाजिम हासिल है। लेकिन इस फैसले में, इस प्रेस रिलीज में जिसके जरिए आगाही दी गई कि क्या फैसला किया है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की इस प्रोसीडिंग में, जो आखिरी पैराग्राफ है वो सबसे अहम है, जो इस बात का सबूत है कि आगे क्या हो सकता है। उसमें लिखा गया कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए ज़ाती मफाद पर मबनी सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मुतालिका मामलात में इसकी मुबैना शमूलियत का अलग से जायज़ा लिया जा रहा है। अभी यानी पिक्चर बाकी है। एक हिस्सा है कार्रवाई का जिसका नतीजा अभी बरामद हुआ। अगला हिस्सा सियासी हो सकता है, अगला हिस्सा एक सियासी जमात से जुड़ा हो सकता है, अगला हिस्सा उन रवाबित पर मबनी हो सकता है जिनके ऊपर हम मामूल के मुताबिक गुफ्तगू करते रहते हैं। इसके असरात क्या होंगे, कौन कौन इसकी जद में आएगा और निज़ाम ने, सिस्टम ने, हुकूमत ने क्या तय किया है। सबसे अहम बात यह है कि बहैसियत इदारा अगर आप देखें पाक फौज को, तो उन्होंने अपने हाथ से आगाज़ किया, अपने हाथ से अहम तरीन शख्स, कभी तसव्वुर भी जो नहीं किया जा सकता था, यानी DGISI साबिक रहा हो कोई शख्स, उसके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की बल्कि सज़ा सुनाई। तो ये बहुत बड़ी बुनियाद है और ये बहुत बड़ा इशारा है कि अगर इदारा अपने लिए इतना क्लैरिटी रखता है तो मुस्तकबिल में इसके असरात दीगर मामलात में क्या हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज आपने दूसरी खबर में देखा होगा कि लंदन से भी एक अहम खबर आई। आदिल राजा बघोड़ा, मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलव्वस एक शख्स, उसके खिलाफ लंदन हाई कोर्ट का फैसला, उसे पाबंद किया गया कि वो ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के खिलाफ मुआफ़ीनामा चस्पा करे, लिखे। और उसने फिर लिखा अदालत के अहकामात के ऊपर, उसकी तमाम सोशल मीडिया आउटरीच और वेबसाइट्स के ऊपर, हैंडल्स के ऊपर यह बयान लिखा गया है कि मैंने जो इल्ज़ामात आयद की हद तक आमेज़ ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के खिलाफ, उनका मेरे पास कोई जवाज़ या दिफा मौजूद नहीं था और मैं माज़रत करता हूँ। ये लफ्ज़ लिखे गए और जुर्माने की मद भी लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हैं। बात करने के लिए आज हम राब्ता करेंगे हमारे बहुत अच्छे दोस्त सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, जिनका रावी हमेशा चैन लिखता है, जनाब हसन अयूब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुमताज़ कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियाँ रऊफ़ अता साहब हमें प्रोग्राम में अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे। सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब मोहम्मद मालिक साहब। हमारे आज प्रोग्राम में साथ हासिल रहेगा सीनियर सियासतदान मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का, और दीगर मेहमान भी प्रोग्राम में आते रहेंगे जो इस मौजू पर इज़हार ख़याल करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका और मियाँ रऊफ़ अता साहब आपका। मैं हसन अयूब साहब से कार्रवाई का आगाज़ करूँगा। हसन साहब, आप एक अरसे से मालूमात की बुनियाद पर, तज्ज़िये की बुनियाद पर हालात व वाक़यात की मंजरकशी तो कर रहे थे। ये समझाएं हमारे देखने वालों को कि जिस मामले में सज़ा हुई और जो पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया आखिरी, इन दो में क्या फ़र्क है और आखिरी पैराग्राफ का इत्तलाक कहाँ कहाँ और किस किस पर होगा, कौन कौन जद में आएगा? देखिए, जो आखिरी पैराग्राफ है, जैसे आपने अपने इब्तिदाई में कहा है कि सबसे अहम है, यकीनी तौर पर सबसे अहम है, क्योंकि जो आज की सज़ा है 14 साल की, ये एक ट्रेलर है। अभी तो ये मेन केस जो है अभी आगे आगे चलना है, क्योंकि जिससे यानी पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर बड़ी तब्दीलियां वाक़ई होंगी। पाकिस्तान के जो आइंदा के हालात होंगे, सियासी मुस्तकबिल है, उसके ऊपर उसके असरात आने हैं। पहली बात देख लें कि फैज़ हमीद साहब ने जो आइंदा के जो मुस्तकबिल में जिन चीज़ों के असरात आने हैं वो माजी में क्या करते रहे, वो चेन ऑफ कमांड जो है, जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, यानी एक निज़ाम के तहत जो है वो फोर्स डिसिप्लिन के तहत चलती है, उन्होंने एक मसावी अपना नेटवर्क खड़ा किया था। उस नेटवर्क के जरिए वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे थे और चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। उन्होंने चेन ऑफ कमांड को
एक टाइम के लिए बिल्कुल यानी कह दें कि मुंजमद कर दिया था। ठीक। और उसमें उनके जो सहूलतकार थे वो 1, 2, 4 या 5, 10 लोग नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे लोग थे जो कि उनकी मामलत कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये दर्जनों लोग बनते हैं जिसमें एक्स आर्मी यूनिफॉर्म ऑफिसर्स भी शामिल हैं जो सिस्टम के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। और वो ये अमल शुरू हुआ जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। अच्छा, उस वक्त से उन्होंने अपना पैरेलल नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी गिरफ्तारी तक उनका नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। और इसमें जो पहला इस नेटवर्क ने जो काम दिखाया था, कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई की थी जब सेकंड फेज था बल्दियाती इंतखाबात का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर आपको याद हो तो पहला जब इंतखाबात हुए थे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर शिकस्त हुई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि सेकंड फेज में टोटली टेबल टर्न हो गए थे। तो उसमें वहां पर जो फैज़याबी मुकम्मल तौर पर जब उन्होंने फराम की तो उसमें खासी सहूलतकारी मिली थी तहरीक इंसाफ को। अब देखना यह है कि जो सेकंड फेज के अंदर ये केस चलेगा उसके अंदर यानी सबसे ज्यादा किसके साथ उनका सियासी राब्ता था। सियासी राब्ता उनका यकीनी तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। लेकिन खाली ये मामला इमरान खान साहब तक नहीं रुकेगा। ये मामला उनसे नीचे भी ट्रिगर डाउन होता है कि सेकंड टीयर और थर्ड टीयर की लीडरशिप के साथ भी उनके रवाबित थे। जहां तक भी नहीं, लेकिन यहां तक मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सी जो हमारी बरादरी है, जो हमारे पेटी भाई हैं, उनके भी जो राब्ते थे उनके साथ पोस्ट इज रिटायरमेंट वो भी सरफेस के ऊपर आ सकते। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो पैराग्राफ है और उसका कहाँ होगा, क्या 9 मई तक भी ताने बाने जाएंगे, पीटीए की कौन सी क़यादत हदफ में आ सकती है। पेटी भाइयों को आप जिक्र कर रहे हैं, फैजियाब तो सभी हुए, वो भी मैं आपको दोबारा आपके जहमत देता हूँ। लेकिन मियाँ रऊफ अता साहब तशरीफ रखते हैं, ज़रा उनसे भी मैं इनपुट उनकी ले लूँ। ये सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाएं कि ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है, नोइंग द हिस्ट्री ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, और जिस तरह से ये ट्रायल हुआ, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस सर, क्या असरात इसके होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं एक अच्छी एक मिसाल कायम की गई है वहाँ पर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, और पाकिस्तान आर्मी के अंदर से कि ऐसे शख्स को जिसने अपने अख्तियारात का इतना गलत इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इस अदारे की बदनामी भी हुई, और इस बदनामी का बहस जो है इसका बायस काफी सारे हलकों से तनकीद का सामना भी उस वक्त रहा। और जैसे अभी आपने कहा कि ये प्रेसिडेंटेड इस वजह से रहेगा कि ये कोई रैंडम सजा नहीं हुई, इससे पहले बाकायदा तौर पे इसमें मवाद हासिल किया गया, और मवाद हासिल करने के बाद जब इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार हुई तो वाकई उसमें देखा गया कि इनके बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनसे जुर्म का इर्तिकाब होता है। फिर जुर्म का इर्तिकाब जो उनको हुआ, उस मवाद को बाकायदा चार्जशीट की शक्ल में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कोर्ट में पेश किया गया। उसकी बुनियाद पर बाकायदा उनको चार्ज फ्रेम किया गया। ये रेफरेंडम सजा नहीं हुई, समरी ट्रायल नहीं हुआ, इसका बाकायदा जब चार्ज फ्रेम हुआ फिर उसके बाद उसमें बाकायदा शातें पेश हुई वहां पर। सही शातें पेश होने के बाद फिर उनको सफाई का मौका दिया गया। उन दिफा में भी अपने कुछ चीजें वहां पेश की, लेकिन वो इन चीजों को निगेट नहीं कर सके। और जिसके बाद फिर कोर्ट जनरल मार्शल की अदालत ने उनको ये सख्त सजा जो 14 साल की दी है, ये बिल्कुल मुनासिब दी है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वाज़ेह पैगाम जाता है कि कोई भी चाहे किसने भी ओहदे का शख्स क्यों ना हो, अगर उसने गलत इस्तेमाल अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है तो वो यकीनन बिल्कुल ठीक है। मियां साहब साथ रहे। हसन अय्यूब साहब, चूंकि जहां से आपने गुफ्तगू खत्म की वो सबसे अहम मौजू है, क्या मुराद सईद साहब का नाम दोबारा लिया जा रहा है बार बार, उनका क्या किरदार है? 9 मई तक जो ताने बाने हैं इंस्टॉलेशन की, जो फिगर आउट करना या सियासी रवाबित मुख्तलिफ टीयर्स में होना, उसकी क्या कहानी आपको समझ आ रही है? और खान साहब से कैसे ताने बाने बुने जा सकते हैं? और क्या ये कहा जा सकता है कि पीटीआई या खान साहब जो हैं वो इस आखिरी पैराग्राफ की जद में आ सकते हैं और एक अलहदा से केस चलेगा? देखिए, ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो 9 मई था ये कोई कुदरती हादसा नहीं था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा रिएक्शन आया जहां पर लोगों ने यानी सिर्फ जो आपकी दिफाई तनसीबात हैं या आपके शोधा की यादगारें हैं या आपकी जो पीएफ बेस मियाँ वाली है
उनको टारगेट किया। ठीक। ये तमाम की तमाम एक प्लानिंग थी। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई फैज हमीद साहब की जानिब अच्छा, से इमरान खान साहब को। ठीक। और इमरान खान साहब ने आगे से इसको पूरा अपनी पार्टी के साथ एक प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद ये सारा जो उनके ऊपर जो है वो आपने देखा कि ठीक। केस अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो ये रिएक्शन फलां फलां मकाम के ऊपर आपने दे रहे हैं। ठीक। तो इस मामले के अंदर जी मुराद सही तो एक आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसे लोग भी शामिल हैं जो लोग इस वक्त ना 9 मई के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, अच्छा। ना 9 मई के अंदर उनको सजाएं हुई हैं। ओके। यानी जो लोग शुबा कर रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों को सजाएं हो चुकी है 9 मई के अंदर सिर्फ वही लोग शामिल हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग, दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनका 9 मई में बजायर नाम नहीं है, लेकिन वो इस पूरी जो स्ट्रेटेजी डिजाइन हुई थी उसके अंदर वो लोग मुलविस थे। बेसिकली ये इन्होंने जो किया, इन्होंने पोलिटिसाइज किया पाकिस्तान आर्मी को व्हेन ही वाज इन यूनिफॉर्म, और पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने यानी उन्हीं लोगों को जो कि कई लोग उस वक्त यानी यूनिफॉर्म में नहीं थे इनकी तरह, वो रिटायर हो चुके थे, पोस्ट रिटायरमेंट भी उनको सिस्टम के अंदर जो है वो उन्होंने इस तरीके से वहां पर उन लोगों ने अपनी कार्रवाइयां की जैसे कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क चल रहा होता है, और उन्होंने असरअंदाज हुए पूरे निजाम के ऊपर और सहूलतकारी प्रोवाइड की इमरान खान साहब को। ये वो हसन साहब एक बड़ा दिलचस्प पहलू रह गया तिश्ना, वो ये था कि क्या इसकी जद में कोई साबका अदालती शख्सियात, इंसाफ फराहम करने वाली शख्सियात भी आ सकती हैं? और हमारे पेटी भाइयों का आप जिक्र कर रहे थे तो वो भी जरा खुल के बात कर लेना, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद साफी हैं जी, और क्या मुराद है? अच्छा। ये जनरल फैज हमीद साहब के जो राब्ते थे, अच्छा एक चीज तो ये थी कि वो स्पाई मास्टर होते हुए भी वो हर एक के साथ जो गुफ्तगू करते थे या जो उनकी चीज होती थी तो उसका वो अपने पास कोई ना कोई रिकॉर्ड रखते थे। अच्छा। चाहे वो उन्होंने किसी फौजी से बात की है, चाहे वो किसी सिविलियन से बात की है, चाहे किसी सहाफी से बात की है, तो वो हर एक का अपने पास एक कुछ ना कुछ जो है ना वो रिकॉर्ड रखते थे। तो बहुत सी चीजें उनके पास से बरामद हुई हैं, बहुत से रिकॉर्ड जो है वो ऐसा मौजूद है जिसको यानी आप जो नाकाबिले तरदीद है। इसमें सहाफी भी शामिल हैं। इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं जी अच्छा हुआ इदारे के अंदर था, इदारे ने जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। कार्रवाई यकीनी तौर पर होगी क्योंकि एक म्यूटनी की साजिश थी अफवाज पाकिस्तान के अंदर, और 9 मई से हासिल क्या करना चाह रहे थे? हासिल ये करना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब दोबारा इख्तिदार में आए, और वो दोबारा अगर आर्मी चीफ नहीं भी बन सकते तो कम से कम DGI दोबारा अपॉइंट हो जाए। अदालती शख्सियात भी जद में आ सकती हैं, क्योंकि मैं सेनेटर फैसल वाडा को देख रहा था, उनका ट्वीट, वो तो कोई ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। जी इसमें कुछ जजेस शामिल हैं, लेकिन ये पोस्ट 9 मई वाले जजेस हैं। जो उससे पहले वाले जजेस जिनकी तरफ शायद अगर कोई लोग समझ रहे हैं कि साकिब निसार साहब वगैरह, तो वो उसमें शामिल नहीं है। 9 मई के बाद जो जजेस रहे जिन्होंने सहूलतकारी प्रोवाइड की, यानी वो देखिए ना, ये मामला इस तरह का है। 9 मई कोई छोटा वाकया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और ये खाली अकेले फैज हमीद खान इमरान, बल्कि इनकी पुश्त के ऊपर कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी थी जो कि यकीनी तौर के ऊपर जिनकी तरफ आपका ज़हन जाता है, वो नाम तो नहीं अभी तक मेरे पास इल्म में आया, तो 2 ही कुव्वतें हो सकती हैं, या इंडिया या जो ज्यूइश लॉबीज हैं जो सिस्टमैटिकली पाकिस्तान के। चले मेरे साथ रहिएगा ना, मेरे साथ रहें। अच्छा मियां रऊफ अता साहब, ये फरमाएं कि ज़ाहिर बात है इसमें अपील का हक तो है, और उनके वकला के तवस्सुस से आई जस्ट लर्न के वो कर रहे हैं, अपील को परसू करेंगे, लेकिन चूंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में एविडेंस सफिशिएंट इनफ हो तो ही मामला आता है, जो माहिरीन से हमने बात की, कितना इम्कान होता है कि अपील में कोई रिलीफ मिल जाए? देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि इसका जो ट्रायल है 14 माह तक चला है। ये ऐसे नहीं मैंने कहा सजा दे दी हवा में, वो बकायदा एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वहां पर, और जब एविडेंस रिकॉर्ड हो और वेल रीजन हो, और फिर इस देखिए उसमें कोर्ट ने जो वो फैसला दिया है ना, उसने जो पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन से उनको बकायदा उनके ऊपर फाइंडिंग दी है सारी, उन फाइंडिंग देने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन दिया वहां पर, तो ये अपीलेट फोरम में भी जाएगा, ये अपहेल्ड रहेगा वहां पर। ये बहुत संगीन नौयत का जो है इसमें ये मामला था, ये कोई मामूली नहीं है उसमें, ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट थे, और उन्होंने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया है, जो एक मुकद्दस अमानत के तौर पे उनको सौंपे गए थे,
उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल की ठीक, है। बहुत शुक्रिया ये मियां सिर्फ साहब उसके- आपका, और जनाब हसन अयूब साहब, आप दोनों कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, अभी इस मौजू से जुड़े दो बड़े अहम सवाल बाकी हैं कि आगे क्या होगा, कौन इसकी जद में आएगा, ये ट्रजेक्टरी कहाँ जाएगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सिलसिले में ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर कानून राजा खालिद साहब ने, मुमताज़ दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर राइड मसूद अहमद साहब ने, और सीनियर सहाफ़ी नामवर तजिया का जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे बात करना चाहूँगा। सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है इदारे के लिए, और इससे इदारे ने क्या मैसेज दिया है? क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी लगता है, बाहर बैठी मखलूक को बिलखसूस जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि एज इफ कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है जो आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फैज़ हमीद साहब को 14 साल सजा हुई है? सर ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, स्ट्रॉन्ग जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है अफवाज पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी है, दैट इज वन थिंग, और फिर जो अकाउंटेबिलिटी है दैट इज क्रॉस द बोर्ड है। और फौज में ये मैसेज है, कानून से बालातर कोई नहीं है। और आपके हमारे सामने मिसाल है, जो 9 मई के वाकयात हुए, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स दे वर सेंट होम कि फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट जो वाकयात हुए, या अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सके या प्रॉपर्टीज को डैमेज हुआ। सो उसमें है, और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। देखिए, अफवाज पाकिस्तान में मेरे 30 ईयर्स में मैंने देखा है कि सिस्टम इज वेरी नीट एंड क्लीन, और बड़ा क्लीन है, और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं जब डिसिप्लिन की बात आती है। और हम तो कहते हैं फौज में देयर इज ओनली वन डिसिप्लिन, दैट इज परफेक्ट डिसिप्लिन। सो वेदर यू आर ए सोल्जर और ए 3 स्टार, आपने आज पति जो पाकिस्तान के जो आर्मी एक्ट है और कवानीन है जो अफवाज देश के उससे गाए बगाए आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना है। सो और फिर हमने मिसाल सेट करनी है। सो ये मिसाल एक सेट भी देखें कि इसलिए इम्पोर्टेंट ये केस लगता है, क्योंकि एक तो वो 3 स्टार थे, और फिर ऊपर से ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस थे। ऑल दो पास में भी इस तरह के वाकयात हुए, लेकिन इस तरह का नहीं था जिस तरह का ये वाकया हुआ। और फिर देखें कि लोगों के ख्वाहिशात थी, लोगों ने जिस तरह बातें की कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये क्लियर मैसेज है कि इस पर ये चीजें कंसर्न है, और फील्ड मार्शल की तरफ से बड़ी क्लैरिटी है कि डिसिप्लिन पे या फिर नेशनल सिक्योरिटी पे, किसी चीज पे, किसी सूरत हाल में कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब बाहर बैठ के जो मर्जी कहते रहे, जिस तरह के वाकयात हुए, देखें आप, पिछले हम 1 साल से देख रहे थे जिस तरह दिनों की काउंटिंग हो रही थी कि आज ये होगा, फलानी होगा, तो उनकी तो कोई बात नहीं हुई। बल्कि जो डिसीजन अभी हमने देखा कि लंदन में जो फैसला आया है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वाज़ेह तौर पर बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर एज पर अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अकाउंटेबिलिटी की है। एक मैसेज बाकियों के लिए भी है, जो जुडिशरी है या एग्जेक्टिव है, उनके लिए भी मैसेज है। देखिए, मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। 2008 में मैरियट वाला केस हुआ, उसमें 50 लोगों की शहादतें हुई, उस पर लोगों को सजाएं हुई, जो सिविल कोर्ट में गए तो वहां से उनको छोड़ दिया गया। 2020 में लाहौर पेशावर हाई कोर्ट ने 200 ऐसे लोगों को जो कन्विक्ट हो गए थे, सजाए हो गए थे, वो कलअदम तंजीम के दहशतगर्द थे, उनको रिलीज किया, और बाद में वो लोग जाके वो ज्वाइन कर गए थे। सो ये डिफरेंस है कि फौज की जो कोर्ट्स होती हैं, एक तो डिसीजन टाइमली देते हैं, और फिर उसमें तमाम अमूर का ख्याल रखा जाता है, लेकिन चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं होता है, कोई स्टे नहीं दिया जाता है, न कोई एडजर्न नहीं होता है, लेकिन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, बेस्ड ऑन एविडेंस, शवाहिद के बुनियाद पे आपको चांस भी दिया जाता है, आप अपनी दिफा भी करें, और इसके बाद आपको अपील का हक भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान आर्मी ने एक मिसाल सेट की है, प्रेसिडेंट सेट की है, देयर विल बी नो कंप्रोमाइज एज फार एज जो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा डिसिप्लिन के ऊपर। फिर सब साथ हैं। राजा खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन जरा मोहम्मद मालिक साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार है। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो चूंकि आप अंग्रेजी जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे हैं, ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉन्विक्ट इन फॉर्मेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन, और जो लफ्ज़ आगे यूज़ हुआ कोहोर्ट्स विद पॉलिटिकल एलिमेंट्स, मालिक साहब इसका क्या मतलब होगा आखिरी पैराग्राफ का? सर, ये बड़ा ही खतरनाक इसका मतलब है। इसका मतलब है कि जो आपका FIR में खाना नंबर 2 नहीं होता, जिसमें आपका खुला होता है, जिसमें नाम डल जाते हैं, तो वो
जब आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने पूरी एक आग लगाई है पॉलिटिकल एजिटेशन को, प्लान किया फर्मेंटिंग यानी कि उसको प्लान तेजी की है, और इंस्टेबिलिटी इन कोहोर्ट्स यानी कि मिल के पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ जी एंड इन सर्टेन मैटर्स वो सेपरेटली है, तो इसका ना तो बात ये बड़ी खतरनाक है ना। इसका मतलब ये है इसमें इमरान खान साहब का भी नाम आ सकता है, इसमें उनकी पार्टी के और लीडरान का भी नाम आ सकता है। तो अगर उसने कोई फॉर्मेंटिंग की है पॉलिटिकल एजिटेशन और इंस्टेबिलिटी, तो एक बंदे से तो नहीं होती ना, फिर एक पूरी एक पार्टी आएगी नाम। सो दिस कैन बी अ वेरी वेरी डैमेजिंग, मतलब कि ये आई थिंक दिस इज व्हाट असल बड़ा केस तो भी इनका बचा हुआ है। ये तो प्राइमरीली उन्होंने वो टॉप सिटी वाले केस में रगड़ दिया है, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास से मिले थे वो ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट पर रगड़ दिया। तो ये तो असल खौफनाक चीज तो अभी पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक, खौफनाक चीज पड़ी हुई है। ये इसका मतलब है कि अभी फिल्म असल बाकी है, लेकिन उसकी जद में अगर पीटीआई खान साहब और दीगर उनकी लीडरशिप आती है और मामला आगे जाता है, तो मैं आज फैसल वाडा साहब को भी देख रहा था, उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा कि कलम का इस्तेमाल जिन्होंने किया इस्तीफा देने के बावजूद वो भी नहीं बचेंगे। क्या इससे मुराद कुछ अदालती शख्सियात भी हैं, वो भी इसकी जद में आ सकती हैं? आपकी दानिश क्या कहती है? बिल्कुल आ सकती। वही तो मैंने कहा, ये खाना नंबर 2 है जो एफआईआर में होता है ना। खाना नंबर 2 में इतने नामालूम अफराद थे और कुछ के नाम होते हैं, कुछ खाना नंबर 2 में होते हैं, उसमें कोई भी आ सकता है बिल्कुल। बिकॉज अगर आप एक पॉलिटिकल एजिटेशन प्लान कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एजिटेशन तो एक स्टेप नहीं होता ना, उसमें कोई प्लानर होता है, कोई एग्जीक्यूशनर होता है, कोई बेटर होता है। आप कल को कह देंगे जी ये 2 अदालती फैसले इसलिए कराए गए क्योंकि इसकी वजह से ये होगा, रिएक्शन होगा, फलाना होगा या इंस्टेबिलिटी होगी, तो वो तो एनीबडी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड नेट। ये तो इतना बड़ा नेट है कि आप इसको जितना भी फैलाना चाहेंगे फैल सकता है। तो मालिक साहब, पॉलिटिकली आपने 30-40 साल से ज़्यादा देखा है इस सिस्टम को, इससे कोई वापसी का इम्कान है या अब चीज़ें उस नहज तक जा चुकी हैं कि यहाँ पे कोई रिजल्ट यील्ड होना ही होना है? सर अभी तो कोई दुनियावी जो हकायक सामने है, फ्रैंकली उसके मुताबिक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसी अनहोनी चीज हो जाए जो पूरा इक्वेशन बदल दे तो वो तो नहीं है, लेकिन जिस तरह कार्ड स्टैक हुए में इसमें तो वन वे स्ट्रीट ही लग रही है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपके कीमती वक्त का। अच्छा राजा साहब से मैं आपसे होना चाह रहा हूँ, ये इसमें जो अपील की बात की जाती है उसमें कितना मार्जिन होता है मुआफी तलाफी का? वैसे जामी साहब मुझे तो नहीं लगता कोई ख़ास मार्जिन नहीं होता, चूँकि इनका जो ट्रायल है मैंने कुछ केसेस कर रखे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस मैंने किए जी। इनका ट्रायल ये जो कहते हैं ना जी कि समरी प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पे सुनने का या बोलने का मौका नहीं दिया जाता आपको, आपकी जो हेयरिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, आपको डिफेंस का मौका नहीं दिया जाता, इस तरह की बात नहीं है, फैसला जो भी हो, लेकिन वो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करते हैं, बड़े सुकून से सुनते हैं, आराम से सुनते हैं, और आप जितना टाइम लेना चाहें वो टाइम देते हैं, और आपको हक देते हैं कि आप अपनी चॉइस का कौंसल मुकर्रर करें, आपको हक देते हैं कि आप सफाई की शहादत पेश करें, और उसके बाद जब वो कंक्लूड होती है दोनों अतराफ से शहादत, अच्छा शहादत के दौरान ये भी है कि ये री एग्जामिनेशन, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन की भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर जाके जब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो आर्गुमेंट्स होते हैं उसे ये कहते हैं ओपनिंग एड्रेस। ओपनिंग एड्रेस होता है प्रोसिक्यूटर की तरफ से, ठीक, और फिर क्लोजिंग एड्रेस होता है डिफेंस की तरफ से, और उसके बाद फिर ये कंक्लूड करके अपनी फाइंडिंग के साथ भिजवाते हैं जैग को, ठीक, जैग ब्रांच को। वो इसका सारा इसकी इवेल्युएशन करती है जैग ब्रांच, वो इसे गौर से देखती है, कोई इलीगलिटी इरेगुलरिटी नहीं, कोई इस तरह की पूरी इवेल्युएशन के बाद फिर वो ऐसा करते हैं कि वो भिजवा देते हैं जो कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है, जिसने कन्वीन किया था एफजीसीएम को, तो कन्वीनिंग अथॉरिटी फिर उसकी जो प्रोनाउंसमेंट कर देती है इसकी जजमेंट की या जो भी वर्डिक्ट वो सुना देती है, इसे वो प्रोमलगेशन कहते हैं आर्मी एक्ट की जबान में। तो उसके बाद अपील का हक है अंडर सेक्शन 133B ऑफ द आर्मी एक्ट। तो अगर वो रैंक देखा जाता है कि किस लेवल का ट्रायल है और नीचे किसने उसे कंडक्ट किया, वो उस कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन था, तो मेरी शुनीद ये है
कि उस कोर्ट के प्रेसिडेंट शायद कोई मेजर जनरल साहब थे। अब जो अपीलेट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगी तो उसमें हर रैंक के ऑफिसर्स होंगे, वो लेफ्टिनेंट जनरल हो सकते हैं, उनके साथ कोई 1 या 2 मेजर जनरल और शायद कोई 1 आध ब्रिगेडियर साहब होंगे। इस लेवल की वो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगी। 30 डेज के अंदर इन्होंने अपील फाइल करनी है, तो फिर उसके बाद ये जा सकते हैं हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे जो स्कोप है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है। वो 3 चीजें सिर्फ देखती है कोर्ट के, वेदर देयर वाज एनी मेलाफिडे ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन और ट्रायल कंडक्टेड बाय द FGCM वाज इनकॉम्पिटेंट, यानी कोरम नॉन जुडिस विदाउट जुरिस्डिक्शन। 3 चीजें। तो मेरे ख्याल में जो ट्रायल इनका कंडक्ट हुआ वो तो कॉम्पिटेंट फोरम था, मेलाफाइड ये एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और इन हालात में मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई खास रिलीफ वहां से बिल्कुल ठीक इन्हें किसी भी कोर्ट से मिलेगा। मेरी एक बिल्कुल ठीक। नहीं, आपने बहुत तफसील से जामे अंदाज में ये नाज़िहादी पिक्चर के होता कैसे है ये ट्रायल और आगे मुस्तकबिल में ऑप्शंस क्या हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने वाजे किया। ब्रिगेड साहब, फिर ये कहा जाए सेफली कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन शख्स है, किस ओहदे पे था, उसके कौन दोस्त, कौन अहबाब, कहाँ कहाँ राब्ते थे, ये तय हो गया इदारा जाती तौर पर कि इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस और जो भी रास्ते में आएगा वो फिर इस जद में आएगा। यहाँ देखें, जब एक एग्जाम्पल सेट की है इदारे ने अपने अंदर से, और तो इसके बाद से तो ये आप समझ लें कि दिस इज द स्टार्ट। और अभी इसके जो ताने बाने जो अब फैसिलिटेटर्स हैं, एबेटर्स हैं, इवन आर्मी के अंदर से भी या कुछ लोग थे या रिटायर्ड लोग थे, तो उनका भी यहाँ पे एहतसाब जो समझ ले इस पे केस होगा, या जो सिविलियन लिंक्ड लोग थे, क्योंकि एविडेंस तो है और जिस तरह पास में इंक्वायरीज हुई है, सब कुछ है। तो दैट्स वाई देखे इसको अलग थलग रखा गया है, और लाइकली ये लिंक होगा विद 9 मई के इवेंट्स के साथ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक सीरियस डेवलपमेंट होगी अगर देखा जाए तो। अगर एक जो फैसला ये आया है, ये तो 4 अकाउंट्स पे चार्जेस हुए तो उसको साबित हुए हैं, लेकिन अब ये जो दूसरा सिलसिला स्टार्ट होगा जिसमें उन्होंने कहा फोमेंटिंग, जिसमें आपने सियासी इश्तियाल अंगेजी है या सियासी मिलीभगत की बात हो रही है, उसका मतलब यही है कि उससे जो वाकयात रूनमा हुए, जो आपके नेशनल सिक्योरिटी में आपके इदारे की साख और इदारे की सिक्योरिटी पे उसमें बहुत नुकसान पहुंचा। देखें जब जो वाकयात जिस तरह हुए उससे आलमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जी उसकी बड़ी इंप्लीकेशंस आई ब्रिगेडियर साहब, उसकी डेफिनेटली बड़ी इंप्लीकेशन आई। अच्छा राजा साहब, एक मुख्तसर सवाल है, जरा वक्त की बड़ी किल्लत, आर्मी चीफ से अपील करने का मरहला कब आता है और वो क्या वो ऑप्शन होगी इनके पास? वो देखे ना, वो ऑप्शन तो होता है इनके पास। अच्छा जी, वो ऑप्शन होता है जब ये सारी अपील्स अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करते हैं तो फाइनली फिर वहां पे अपील होती है। तो वो मरहला तो आखिर में आएगा। सही है, सही है। बहुत शुक्रिया आपका राजा खान जी। सब कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल, वैसे साहब आप कुछ फरमा रहे हैं? मसूद साहब कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो अपील होगी ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होगी विदिन 40 डेज। ठीक, और उसमें देखें कि डिसीजन तो हो चुका है, उसमें तो रिव्यू तो नहीं हो सकते। द ओनली थिंग कि ही कैन आस्क फॉर मर्सी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नो CDF उनके पास पावर है, वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको सेट असाइड भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। और उसके बाद उनके पास एक अनदर ऑप्शन है कि वो उसके बाद वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में लाइकली कम ही चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे वहाँ पे चीजें देखी जाती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब और राजा खान कीमती वक्त। नाज़रीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक है प्रोग्राम में, और अब इस सारी गुफ्तगू का, इस सारे मौजू का जो पॉलिटिकल एंगल है, सियासी असरात जो हैं, वो जांचने के लिए हम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से रब्ता करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से कहते हैं कि दिस इज़ नॉट इनफ। वो मज़ीद क्या चाहते हैं ये जानने के लिए प्रोग्राम के अगले हिस्से हमारा साथ दीजिए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मियाँ साहब, मुझे याद आप बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे थे एक सज़ा जज़ा और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा दी जाए। तो जनाब आपकी बात जो थी वो तो पूरी हो गई, इदारे ने अपनी तरफ से आगाज़ कर दिया है। साबिक सरबरा DGI उनको 14 साल कैद बा मुशक्कत, और आखिरी पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अभी फिल्म बाकी है। तो मियाँ साहब हूँ राज़ी हो? जामी साहब, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे मुतासर हूँ जी फैज़ हमीद साहब से, तो
तो मैं तो उस तरह नहीं कहूँगा कि मैं राज़ी हाँ। ठीक, मैं ज़ाती तौर पे तो उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। और जो मेरे साथ तो जनरल फैज़ हमीद ने किया या कमर जवेद बाजवा साहब ने किया, मैं तो अल्लाह पे छोड़ता हूँ जो कुछ इन्होंने किया। मगर क्या रियासत से खिलवाड़ करने वाले को जामी साहब या जावेद लतीफ़ कोई माफ़ कर सकता है? ठीक, फिर मुझे ये बताएं कि आज जो हुआ है, चलें कहीं से तो आगाज़ हुआ, सही, मगर काफ़ी नहीं है। काफी बात नहीं है। ये है कि कला नहीं, काफ़ी नहीं है। इसलिए क्या मतलब सर आपका? कि फैज़ हमीद अकेला क्या मैं ये जामी साहब कह रहा हूँ कि क्या फैज़ हमीद जो थे इन्होंने अकेले सारी मनसूबाबंदी की थी? ठीक, क्या फैज़ हमीद अकेले जो अदलिया को डिक्टेट करते थे? क्या फैज़ हमीद अकेले अपनी ख्वाहिश पे इमरान खान को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवा रहे थे? क्या फैज़ हमीद अकेले नवाज शरीफ को सज़ा दिलवा रहे थे? क्या फैज़ हमीद 2017 में अकेले थे जो हुकूमत ख़त्म करवाने वाले थे नवाज शरीफ की? नहीं भाई, वहाँ तो जनरल रहील शरीफ का नाम भी आता है, वहाँ कमर जवेद बाजवा भी हैं, वहाँ साकब निसार हैं, वहाँ जस्टिस खोसा हैं, वहाँ अजमत सईद हैं, वहाँ आप देखेंगे तो आपको बंदियाल भी नज़र आएंगे। बात यह है कि अगर आपने जस्टिस करना शुरू किया है तो फिर अगर पिक एंड चूज़ आप करके जस्टिस करेंगे तो बहुत से सवाल उठेंगे। जिस तरह के 9 मई के हवाले से कुछ लोगों को सज़ाएं मिली हैं और उनको सज़ाएं नहीं दी जा सकी या उनको कटहरे में नहीं खड़ा किया गया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, हालांकि कसूरवार वो भी उतने ही थे जितने आज सज़ा भुगतने वाले लोग हैं। इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप फैज़ हमीद को सज़ा देते हैं, आप जस्टिस साकिब निसार को छोड़ देते हैं, आप अगर छोड़ना चाहेंगे तो मियां साहब देखिए ना, देखिए ये आपकी एक सेकंड जामी साहब, एक सेकंड जी, जामी साहब, एक सेकंड प्लीज। मैं ये कहूँगा कि क्या इमरान खान बेनिफिशरी नहीं थे? इन्होंने तो अभी बेनिफिशरी बनना था। इन्होंने तो जो मंसूबा बनाया था जिसका बेनिफिशरी हो गया इमरान खान और बाकी अभी तरतीब आ रही थी, तो भाई आप जिसने पहले इसका फायदा उठा लिया उसको सजा कब देंगे? मियां साहब ठीक है ना, ये ठीक, ये आपका बिल्कुल हक है जी, बिल्कुल हक है, आप बेहतर सियासतदान ये सवाल उठाएं। लेकिन मेरा बेहतर साफ़ी आपकी खिदमत में सवाल यह आपके इन दलाइल के ऊपर वो ये है कि जिस इदारे का आप जिक्र करें उस इदारे ने तो आगाज़ कर दिया, यानी तारीखी ये फैसला है, कभी तारीख में इतना बड़ा कदम उठाया नहीं गया इस इदारे के अंदर और उन्हें उठा के सजा देकर और ये भी बता दिया कि अभी आगे पिक्चर बाकी है। अब आपकी हुकूमत है हजरत, आपने 2 तरमीमें 26 में 27 में भी कर ली 2/3 के साथ, तो ये जो साबिक जज साहिबान का नाम आप ले रहे हैं तो किसने रोका आपकी हुकूमत को? आप भी शुरू करें पैरेलल, वो क्यों नहीं करते आप? वो क्या फौज नहीं करना है? यार जामी साहब सर, आप बड़ा बाज़ को आता है, इतना सादगी से सवाल करते हैं और इतने सादा मासूम लगते हैं। बिल्कुल सर, मैं हूं भी। नहीं सर, मैं हूं। आप मुझे ये बताएं। मैं वाकई हूं जी। अच्छा चलो, अल्लाह करे अल्लाह करे भाई। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि क्या जो मैं जिक्र कर रहा हूं 2017 का, या मैं जिक्र कर रहा हूं 2014 का, या मैं जिक्र कर रहा हूं 2018 का, यहाँ तक हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं थी? नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? प्राइम मिनिस्टर होते हुए क्या फैज़ हमीद जो है वो अदलिया को डिक्टेट नहीं कर रहे थे? क्या उस वक्त की अदलिया को अपनी मर्जी से फैसले करने पे मजबूर नहीं कर रहे थे या हो नहीं रहे थे इस तरह? क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं वो क्या कहते हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से? और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कि उन्होंने कहा मुझे आके फैज़ हमीद साहब ने कि हमने 2 साल जो लगाए नवाज शरीफ को सज़ा देने के लिए या माइनस करने के लिए, हमारा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप ये केस सुनेंगे या इस तरह का फैसला देंगे। तो बात यह है कि नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में ऐसा ना कर सके जिसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है
कि वो आइन कानून की बालादस्ती पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए साल डेढ़ साल बाद उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है। तो जिनके मुतल्लक आज की हुकूमत के बारे में आप कह रहे हैं, वो तो पहले ही मेरे भाई आप समझते हैं सारा कुछ। मियाँ साहब, ये बात दुरुस्त है वैसे कि साकिब निसार साहब रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसे मौक़े आए कि उन्होंने आपकी पार्टी या मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता करने की कोशिश की और कोई मुआफ़ी तलाफ़ी और बेबसी का इजहार किया, या ये ख़बरें फजूल हैं, गलत हैं? देखें अपना जामी साहब, मेरे इल्म में तो ऐसी बातें नहीं हैं। जो मेरे इल्म में ज़ाती तौर पे नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये एक हकीकत है कि जो कुछ उन्होंने किया था उस पे शर्मिंदा ज़रूर हैं। ये मुख्तलिफ लोगों से सुनने को मिलता है। ये बात दुरुस्त है कि अगर आप जनरल फैज़ हमीद को सज़ा देते हैं, या अभी 9 मई के केसेस के हवाले से या दीगर अदलिया के हवाले से जो केसेस या केसेस बनेंगे या बन सकते हैं, या आप जस्टिस करना चाहते हैं, तो यकीनन उसमें जस्टिस साकिब निसार से बंदियाल साहब तक और फैज़ हमीद से पाशा साहब, या पाशा साहब को भी अगर आप बहुत पहले कह दें कि माजी बहुत दूर की बात है, तो आज के दौर में फैज़ हमीद अकेले नहीं थे, आज के दौर में इमरान खान अकेले नहीं थे। ये एक सारी एक सर्कल बना हुआ था जिन सारों ने मिलकर पाकिस्तान की बर्बादी कर दी, पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। आज पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा हुआ है, तो अगर आप इंडिया से जंग ना जीतते। मियां साहब गुजारिश सुनिए, इसी जो प्रेस रिलीज के जरिए खबर आज मिली उसका आखिरी जो पैराग्राफ या आखिरी 2 लाइनें हैं, वो कहते हैं जी, सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए ज़ाती मफाद पर मबनी सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मुतल्लिका मामलात में इसकी मुबैना शमूलियत का अलग से जायज़ा लिया जा रहा है। ये तो केस हो गया, सज़ा आ गई, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में बताया जा रहा है सियासी इन्वॉल्वमेंट के बारे में, अदम इस्तेहकाम के बारे में, और जो मुबैना उनका गठजोड़ हो सकता है उसके बारे में। तो ये तो काफ़ी नहीं है, आगे तो अभी मामला चलना है। ये तो PTI 9 मई इमरान खान साहब तक वहाँ जाती चीज़ें महसूस हो रही हैं मुझे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि किसी और सबूत की ज़रूरत है कि इमरान खान खुद कहा करते थे कि मैंने कोई बिल पास करवाना होता था तो मैं इन्हीं से कहता था, मैं इन्हीं से एजेंसियों से ही कहता था कि मेरी तादाद पूरी करवाएं या हुकूमत। वो रोते किस बात पे थे अदम एतमाद के वक्त, हालांकि एक आइनी तरीके से उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, मगर रोते इस बात पे थे कि भाई जिन्होंने मुझे हुकूमत दी थी या लेके आए थे वो उन्होंने सपोर्ट ख़त्म कर दी और मेरी हुकूमत गिर गई है। ये यहाँ तक वो बात दुरुस्त कहते हैं कि अगर उनको टेक मिली रहती तो अदम एतमाद कामयाब ना होता। जब उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए तो यकीनन फिर उनकी हुकूमत गिरना ही थी। इस बात का उनको रंज है, और आज भी वो क्या कोई बात ये कहने पसंद फरमाएगा जो कहते हैं कि हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप आइन कानूनी की बालादस्ती के लिए लड़ रहे होते तो फैज़ हमीद से अपना डॉक्टर आरफ अलवी के जरिए रातों को उस वक्त के कमर जवेद बाजवा को या फैज़ हमीद को क्यों मिलते? फिर आज मुझे ये बताएं कि आज भी वो ये बात करते हैं कि प्रेशराइज करके सोशल मीडिया के ज़रिए या आलमी कुव्वतों के कुछ शख्सियात को के ज़रिए दबाव डाल के वो यही तो कर रहे हैं कि हमारे साथ बात करें, और जो 2018 में किया था मुझे लेके आने का वो सिलसिला मेरे साथ शुरू किया जाए। और आज भी मैं ये कहता हूँ बहुत से लोग इस डिपार्टमेंट के या इस अदारे के जो रिटायर हो गए हैं बज़ाहिर, मगर वो आज भी एक्टिव हैं। इसके लिए ये एक हकीकत है, और दीगर अदारों में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, और इसी तरह बहुत से पाकिस्तान बाहर के मुखालफ कुव्वतें जो शख्सियात हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुखातिब हुए साहम मौजू के ऊपर की। इंतहाई इंपॉर्टेंट दिन है आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख़ के हवाले से। एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन सामने आया है जिससे इदारे ने तो एटलीस्ट ये साबित किया कि उन्होंने अपने अंदर से एहतसाब का आगाज़ कर दिया है, और बज़ाहिर आज की गुफ्तगू और आज के तबसरे तर्जुमे के बाद ये लग रहा है कि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आगे जाने का रास्ता है।
वो क्या होगा, आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।